गुप्त काल के इतिहास में हमने तुम्हें बताया था कि गुप्त काल को किस किस नाम से जानते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम उसका होता है। आज हम जानेंगे पुरातात्विक रूप से गुप्त काल को क्या कहा जाएगा, धार्मिक साहित्य के आधार पर गुप्त काल को क्या कहा जाएगा, और इस काल की आर्थिक नीति, आर्थिक तकनीक और सांस्कृतिक संदर्भ में उसका नामकरण क्या होगा। मैंने विभिन्न प्रकार के नाम गुप्त काल को दिया गया है। इसमें से तुम जानोगे कि पुरातात्विक रूप से अगर बात करेंगे, पुरातत्व किससे कहते हैं मैं बता चुका हूँ। वह पुरानी चीज़ें जिसके आधार पर किसी भी मैंने समझो कि पूर्व काल का इतिहास ज्ञात किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पुरातात्विक से। तो पुरातात्विक रूप से गुप्त काल का नाम होगा लाल मृदभांड सांस्कृतिक दौर। इसे इंग्लिश में रेडवेयर कल्चर फेज के नाम से जानेंगे। अर्थात अब जो बर्तन इस काल में बनाए जाएंगे वो बिल्कुल रेड कलर से कलर किए गए रहेंगे। इस आगे 600 साल तक यही कंटिन्यू रहेगा। माने यही नहीं, जिस दूसरी चौथी शताब्दी की हम बात करते हैं बच्चे, उसके बाद भी 600 वर्षों तक रेड वेयर कल्चर फेज जारी रहेगा। अब थोड़ा सा जानेंगे कि किस काल में पुरातात्विक रूप से क्या कहा जाएगा। तो हमने इसमें बताया कि ऋग वैदिक एज की बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल का, उसमें OCP एंड BRW ये नाम याद रखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ डाटा बना लोगे। उसे लेटर वैदिक एज में PGW, पोस्ट वैदिक एज में उसको NBPW1, मौर्य काल में उसको NBPW2 और पोस्ट मौर्य में NBPW3 BC में। जबकि मेडिटेरियन पॉटरी, इसमें से जानेंगे हम लोग कि हल्के लाल मृदभांड संस्कृति का दौर उस समय तक रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि साहित्यिक, धार्मिक साहित्य के आधार पर इसका नाम क्या होगा। तो धार्मिक साहित्य के आधार पर शुरू से लेके अभी तक बताता हूँ कि अर्ली वैदिक एज में, माने ऋग वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज का नाम था ऋग वैदिक एज। लेटर वैदिक एज को हम लोग कहते थे ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद काल। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, अरण्य की उत्पत्ति और उपनिषद की उत्पत्ति हुई थी किस काल में, लेटर वैदिक काल में। पोस्ट वैदिक काल में आया था वेदांग, एक धर्म सूत्र काल। इसे गौतम धर्म सूत्र काल के नाम से भी हम जानते हैं। तो पोस्ट वैदिक भी याद हो गया तुम्हें कि पोस्ट वैदिक एज को क्या कहेंगे हम लोग, वेदांग काल या एक धर्म सूत्र काल या गौतम धर्म सूत्र काल। उल्टा करके ये पूछते रहता है बच्चे कि वेदांग की रचना किस काल में हुई थी, पोस्ट वैदिक में हुई थी। फिर आगे कहेंगे मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल को सूत्र काल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 धर्म सूत्र और 2 गृह सूत्र की रचना हुई थी, याद होगा तुम लोग को, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें से पोस्ट मौर्य, पोस्ट मौर्य को प्रारंभिक स्मृति काल कहते हैं। माने पोस्ट मौर्य में ही मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना होती है। इसलिए पोस्ट मौर्य को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभिक स्मृति काल। सभी स्मृतियों की रचना नहीं हुई है, लेकिन 2 स्मृति कई बार पूछता है कि मनु स्मृति की रचना, याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना कब हुई थी, तो पोस्ट मौर्य काल में ही हो गई थी बच्चे। अर्थात गुप्त काल महाकाव्य का काल है, पुराण का काल है। माने महाकाव्य जो हम पढ़े हैं, कौन कौन महाकाव्य बता सकते हो, रामायण और महाभारत, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज श्री कृष्ण की बातें करते हैं, महाभारत की बातें हम लोग करते हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बातें करते हैं, तो ये कहानियाँ जो आती है किस काल में आती है, गुप्त काल में। इसीलिए महाकाव्य काल को हम कौन सा काल कहते हैं, गुप्त काल। उसी तरह पुराण, जितने पुराण आएंगे 18 पुराण का फाइनल कंपाइलेशन इसमें होगा। तो हम इसको जानेंगे कि गुप्त काल को महाकाव्य काल या पुराण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पोस्ट मौर्य प्रारंभिक स्मृति काल, से बंद करो, प्रारंभिक स्मृति काल कहता है कि गुप्त काल की बातें करेंगे हम लोग। 18 पुराण का फाइनल कंपाइलेशन इसी में हुआ ना, पूरी तरीके से बनकर तैयार वो इसी में हो गया था। नेक्स्ट कहते हैं कि इसमें गुप्तकालीन धर्म
सांस्कृतिक, शासन व्यवस्था, नीति सब दिया गया है। तो इस तरीके से हम जानेंगे इसमें से कि धार्मिक रूप से इस दौर का नाम क्या, अलग अलग साहित्य के आधार पर इसका नाम क्या है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका नाम क्या है। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक रूप से इस दौर का नाम था ब्राह्मण हिंदू धर्म, स्मार्त धर्म के चरमोत्कर्ष का दौर। माने जिस ब्राह्मण हिंदू धर्म की बात करेंगे वो भारतीय इतिहास में सबसे चरम पर कब पहुंचेगा? गुप्त काल में। समझेंगे इसमें पौराणिक हिंदू धर्म काल के नाम से इसमें जानेंगे। कहेंगे यहीं से ब्राह्मण हिंदू धर्म के अंतर्गत तीन सेट का माने समझो कि शुरुआत हो जाएगा और तीन धारा का बहना शुरू हुआ। पहला वैष्णव धारा, दूसरा शाक्त धारा और तीसरा शैव धारा। माने गुप्त काल आते आते वैष्णव भगवान माने विष्णु भगवान की महत्ता बिल्कुल चरम पे आ गई बच्चे, समझ में आ गया ना। कई कहानियाँ उनकी, कई स्मृतियाँ, कई पुराणों में वो छाने लगे। दूसरी थी इसमें से शैव धारा। अब देवों के देव महादेव माने समझ लो कि पशुपति देव जिसे कहा जाता था हड़प्पा काल में, वही समय महादेव के रूप में प्रतिस्थापित हो गए हैं। बौराहवा बाबा भी लोग इनको कहने लगे हैं और उनको इतना महान देव बना दिया गया कि कोई भी यज्ञ प्रयोजन करना हो, कोई भी अगर आशीर्वाद लेना हो, कोई भी अगर वरदान प्राप्त करना हो तो शिव जी की पूजा करना शुरू कर दो। भोले हैं, सोचते नहीं है कि ये आगे इसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग, वो तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। तो वो भी चरम पर आ गए हैं। और तीसरा है शाक्त धारा माने शक्ति धारा, माने माता की जो महत्ता जो बढ़ी है वो भी किस काल में आई है? गुप्त काल में है। तो इस तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पे वैष्णव धारा, शाक्त धारा और शैव धारा तीनों इसी में है। अब जो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रखा हूँ पहले कि आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संदर्भ में गुप्त काल का नामकरण माने आर्थिक रूप से उसका क्या महत्व रहा है, ये समझ लीजिए सांस्कृतिक रूप से क्या महत्व रहा है। इन सब बातों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हमने बताया कि संस्कृत भाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को जानोगे। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, उसमें अगर इसको लिखते हो थोड़ा सा इसमें से 2, 4, 5 लाइन तो तुम्हारे क्वेश्चन काफ़ी सुंदर हो जाएंगे और दमदार होंगे। पहली बात जानेंगे कि संस्कृत भाषा चरम पर, माने शुरू से लेके अभी तक की जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत सबसे चरम पर किस काल में गया है? गुप्त काल में। कहते काव्यात्मक साहित्य, नाटक साहित्य, अर्ध औपन्यासिक साहित्य, सिक्के की कलात्मकता, ये सब चरम पर है। माने काव्य की रचना भी हो रही है, सिक्के भी कई डिजाइन से उस पर लिखे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं। तकनीकी प्रगति पूरे एंशिएंट की तुलना में चरम पर, जितना टेक्नोलॉजी प्रयोग किया गया है एंशिएंट काल में उसमें सबसे चरम स्थिति कब आई है? गुप्त काल में। मेडिकल साइंस की जानकारी सर्वोत्तम, अप टू डेट है एकदम, समझोगे उस समय तक जितना आशा किया जा सकता है मेडिकल डिपार्टमेंट में उतना समझ लो सब अपडेट है बच्चे। कहता है कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी, माने कुल मिलाकर इसमें से एस्ट्रोनॉमी की जानकारी, माने समझ लो कि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या हो गया? हाँ, तो इस तरीके से ज्योतिष विद्या भी तुम्हारी जो है वो भी किस में है? चरम पर है बच्चे। वास्तुकला में मंदिर वास्तुकला की शुरुआत काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखोगे। मंदिर बनाने की प्रथा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? गुप्त काल से मानी जाती है बच्चे। मूर्ति कला में अजंता की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। एंड चित्रकला चरम पर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। 2-3 प्रकार से डिफेंस में पूछता है क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरी बात, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? देखें हम लोग गुप्त काल में। इसलिए इन सब आधार पर गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं। मैंने समझ लो कि उतना ही नहीं, गोल्डन एज कहलाने के पीछे और भी कई कारण थे। जो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते, पिछला वीडियो जो मैं लिखा हूँ उसमें और थोड़ा चीज़ें ऐड करना। क्या ऐड करोगे? पहला, गुप्त काल में कालिदास ने नारी को असूर्यम पश्या, माने जिसने कभी सूर्य को ही नहीं देखा हो, कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। कालिदास भी किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं।
तो पूछा गया है कि असूर्यम पश्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द? नारी के लिए। मतलब वे बताते हैं कि नारी तुम सखा हो, नारी तुम देवी हो। माने नारी को घर की समझ लो इज्जत बताते हुए वो बोलते हैं नारियां ऐसी है जो असूर्यम पश्या है, वे तो बाहर निकलती नहीं है, बाहर निकलने का काम किसका है? पुरुषों का है। तो ऐलान जंग पुरुष करते हैं, लेकिन स्त्रियां घर को सुसज्जित करते हुए वह असूर्यम पश्या है। याद रखोगे तुम लोग। कुरीतियाँ भी उसमें कई सारी आ गई बच्चे। गुप्त काल की कुरीति क्या थी? तो सती प्रथा अवेलेबल, बाल विवाह कॉमन है बच्चे सामान्य तौर पे, पर्दा प्रथा कॉमन, दहेज कॉमन, बेमेल विवाह कॉमन, ये सब कंटिन्यू है। नारी अधिकार गौण है, माने नारियों का अधिकार क्या है? दूसरे नंबर पे है। मेन अधिकार किसको है? पुरुषों के है। शिक्षा भेदभावपूर्ण है, अभी भी समझ लो कि कुछ जातियों को शिक्षा का अधिकार है और कुछ को शिक्षा का अधिकार नहीं है। गणिका रूपा जीवा समाज में मौजूद है। गणिका रूपा जीवा वो स्त्री जो अपने रूप का, सौंदर्य का प्रदर्शन कर और अपने जीवन यापन को पूरा करती है, उसे हम क्या कहेंगे? गणिका रूपा जीवा। क्लियर है बच्चे? प्राचीन काल में, गुप्त काल में ऐसी व्यवस्था थी कि स्त्रियों का एक अलग कॉलोनी हुआ करता था, जो अपने रूप को दिखाकर, अपने सौंदर्य को दिखाकर, अपने कला को दिखाकर, आज के डेट में कहो जैसे मोजरे वाले को हम बोलते हैं ना, मोजरे वाली जो होती है एक तरफ, उसी प्रकार की चीज़ें समाज में मौजूद है। चोरी, पॉलिटिकल करप्शन माने अस्पृश्यता, ये कंटिन्यू है। चोरी हड़प्पा काल से शुरू है बच्चे, वो भी कॉमन है। अब पॉलिटिकल करप्शन माने समझ लीजिए राजनैतिक भ्रष्टाचार, हर कोई अपने रिश्तेदारों को ख़त्म करके स्वयं राजा बनने की प्रवृत्ति रखा हुआ है बच्चे, शुरू से लेके आज तक। और अस्पृश्यता माने छुआछूत भी उपलब्ध है। आलोचनात्मक अगर विवरण कहेगा तो इस सब का इस्तेमाल हम करेंगे। दास प्रथा में तेजी, दास के 15 प्रकार है। पूछता है परीक्षा में, गुप्त काल में दास के कितने प्रकार थे? 15 प्रकार थे बच्चे। इसलिए इन सब कमियों की वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा जान लेंगे बच्चे हम लोग कि ऊपर हमने जैसे बताया कि आर्थिक, तकनीकी रूप से, सांस्कृतिक संदर्भ में गुप्त काल का नामकरण हम कैसे करेंगे, लेकिन अगर कहें कि आलोचना करें कि गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है, तो अभी जितनी कमियां मैं बताया, अगर आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए कहेगा तो इन कमियों को दर्शा के या बोल देंगे स्वर्ण युग कहते हैं तो सब जगह खुशहाली होना चाहिए, लेकिन समाज में इतनी कमियां थी जो बताता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है। और इस तरीके से अब अंतिम डायग्राम हम तुम्हें बता देते हैं बच्चे कि गुप्त काल के शासक, तो जैसा कि तुम ये फिगर देख रहे हो, फिगर से तुम्हें पता चलेगा बच्चे, अगर अभी बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है तो घर पे एक बार देख लोगे, मैं बाद में बताता हूँ कि गुप्तकालीन शक्ति का उत्थान अगर कहा जाए, प्रारंभिक उत्थानकर्ता कहा जाए, अर्ध सामंतीय स्थिति की शुरुआत कहा जाए, नॉट इंडिपेंडेंट रूलर की बात किया जाए, तो उसमें से आते हैं 275 ईस्वी में कौन? श्रीगुप्त। यह वंश के संस्थापक हैं। इसलिए बोलो गुप्त काल का वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। 275 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक दो व्यक्ति होंगे, एक होगा उसमें से श्रीगुप्त और दूसरा होगा घटोत्कच। घटोत्कच का दो जगह नाम मिलेगा बच्चे तुम्हें, एक घटोत्कच हम लोग गुप्त काल में पढ़ेंगे और एक घटोत्कच महाभारत में पढ़ेंगे जो भीम का पुत्र होगा। आ रहा समझ में ना? या भीम के पुत्र वाले घटोत्कच को मत समझ लेना, ये समझ लो कि गुप्त काल का है। वास्तव में अगर कहा जाए तो गुप्त राज्य की माने गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करने वाला, गुप्त वंश का स्थापना करने वाला और उसको माने समझे ऊंचाई तक ले जाने का पहला काम कौन करेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। तो डायग्राम से पता चल रहा है ये उत्थान की तरफ जा रहा है। कब से कब तक? तो इसे देखते जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक शासन करेगा बताओ? 319 से 335 ईस्वी। फिर उसके बाद आएगा समुद्रगुप्त, कब से कब तक? 335 से 300 से। देखो ये उत्थान की तरफ जा रहा है। फिर इसका पांचवा शासक रामगुप्त,
375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक है। रामगुप्त के बाद आएगा चरम पर जो गुप्त साम्राज्य पहुंचेगा, उस समय शासक होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे समाप्त होगा बच्चे, तुम डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से अब गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ना शुरू कर देगा, और पतन की तरफ रहेगा, फिर भी खुद से उसमें दम रहेगा। उस समय शासक रहेगा कुमार गुप्त प्रथम, 415 ईस्वी से लेकर 415 ये 455 ईस्वी तक। और उसके बाद आएगा स्कंद गुप्त, 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। और स्कंद गुप्त के बाद गुप्त राज्य के ह्रास का दौर, माने समझो कि ये पूरा शुरू हो जाता है। लगातार गुप्तों को मुश्किल से जिंदा करके रखने वालों में हैं पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, और अंत में आएंगे भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बाद से समझ लो बच्चे काफ़ी रसातल में चला जाएगा, माने जिसमें आ जाएगा वैन्यगुप्त, और सबसे अंतिम शासक होगा इसका कुमारगुप्त तृतीय, कुमारगुप्त तृतीय। इस तरीके से ये जो डायग्राम तुम देखोगे, इस डायग्राम में पता चलेगा कि कब से कब तक किस शासक के शासनकाल में गुप्त काल की शुरुआत हो रही है, चरम पे कौन से काल में पहुंचता है, और उसका समझ लो कि ह्रास किस काल में होता है। और इसके इसी के साथ गुप्त काल की बेसिक कंसेप्ट क्लियर होती है बच्चे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके।